सेकंड सेमेस्टर कंपलसरी पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट विकास की अवस्था पार्ट सेकंड। विकास की अवस्था में पार्ट सेकंड है बाल्यावस्था। हमारी आपकी चर्चा बाल्यावस्था पर होगी। बाल्यावस्था मानव विकास का दूसरा सोपान है जो शैशवावस्था का विस्तारक है। शैशवावस्था में जो विकास हुआ होता है वो आगे चलता रहता है। इस अवस्था में जो परिवर्तन दिखाई देता है वो शिशु पे नहीं होते। बाल्यावस्था का अर्थ और समय। हरलाक के शब्दों में उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौनिक परिपक्वता के आरंभ होने तक 11 और 12 वर्षों के बीच होती है। इन इंग्लिश वर्जन, लेट चाइल्डहुड एक्सटेंड्स फ्रॉम द एज ऑफ 6 years to the onset of puberty between 11 and 12 years, according हरलाक। इससे स्पष्ट है कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु एलिमेंट्री स्कूल एज कहा है, क्योंकि इस अवस्था में नियमित रूप से बालक विद्यालय में जाने लगता है। कुछ अभिभावक इस अवस्था को चुस्ती की आयु स्मार्ट एज कहते हैं, और जबकि कुछ अभिभावक इसे डर्टी एज यानी गंदी आयु, क्योंकि इसमें बालक दौड़ धूप मैला कुचैला आदि यानी गंदा मैला कपड़ा पहन लेता है, लापरवाह रहता है, तो इसलिए इसको डर्टी एज भी कुछ अभिभावक मानते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को समूह की आयु ग्रुप एज या गैंग एज कहा है। इस प्रकार से बाल्यावस्था का ये समय है। हरलाक कहते हैं बाल्यावस्था को हरलाक स्पष्ट करते हैं। He cannot see beyond his nose and the acts on the impulse of the moment regardless of the consequence। यानी वह अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता और वह क्षणिक भावावेश में परिणाम की परवाह न करके काम करता है। बाल्यावस्था का महत्व कई दृष्टियों से दिखाई देता है। इसका महत्व बताते हुए प्रोफेसर ब्लेयर ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था की अपेक्षा अन्य कोई अवस्था जीवन चक्र में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसका कारण यह है कि सही शिक्षा इसी काल से आरंभ होती है। अब हम चर्चा करते हैं बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, विकास में स्थिरता और अस्थायित्व। नंबर 2, आत्माश्रितता। नंबर 3, सामूहिकता की प्रबलता। नंबर 4, नैतिकता और जनमत के प्रति विचार। नंबर 5, बहिर्मुखी भावना। नंबर 6, जीवन की वास्तविकता के प्रति झुकाव। नंबर 7, जिज्ञासा की तीव्रता। नंबर 8, अनुभवों की वृद्धि व संचय। नंबर 9, खेल तथा समूह में भाग लेना। नंबर 10, संचय प्रवृत्ति का विकास। नंबर 11, काम प्रवृत्ति का सुसुप्त होना। 12वां, विविध कार्यों में लगना। 13वां पॉइंट, सूक्ष्म की अपेक्षा ठोस और व्यवहारिक कामों को करना। 14वां, विभिन्नता और व्यापकता, वेराइटी एंड विड्थ। विकास में स्थिरता और दायित्व, आइए इस पर चर्चा करते हैं। विकास में स्थिरता और अस्थायित्व। पहला पॉइंट, शैशवावस्था में तीव्र गति से विकास होता है। उसी समानुपात में बाल्यावस्था में विकास नहीं हो पाता, बल्कि इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की स्थिरता पाई जाती है। क्योंकि प्राकृतिक नियमों के अनुसार
जो कुछ विकास हो जाता है उसे प्रकृति दृढ़ करती है, जिससे कि उसे एक अस्थायी रूप मिल जाए। इस अवस्था को इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। यह निश्चित है कि इस अवस्था में मानसिक और शारीरिक क्षमताएं सुदृढ़ और परिपक्व होने लगती हैं। दूसरा, आत्माश्रितता। शिशु पराश्रित होता है और बालक आत्माश्रित होता है। बाल्यावस्था में बालक आत्माश्रित और शैशवावस्था में बालक पराश्रित। बालक अपने पैरों पर खड़े होकर के चलना शुरू कर देता है। उसकी शारीरिक शक्ति 6 से 12 वर्ष के भीतर इतनी बढ़ जाती है कि वह दूसरे के सहारे काम नहीं करता। दैनिक शारीरिक आवश्यकताओं को वह अपने आप करता है। भूख लगने पर खाना खा लेता है, चोट लगने पर अपने आप मरहम पट्टी कर लेता है, अपना वस्त्र आदि स्वयं पहन लेता है, स्कूल अपने आप नियत समय पर जाने लगता है, स्वयं खेल में भाग लेता है, आवश्यकता पड़ने पर अपने माता पिता, अपने अभिभावक तथा अध्यापकों से वह सहयोग भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से वह आत्माश्रित हो जाता है। चौथा, सामूहिकता की प्रबलता। रास का कहना है कि बाल्यावस्था की एक दूसरी विशेषता है सामूहिकता की प्रवृत्ति का परिपक्व होना। अकॉर्डिंग J.S. Ross, in English version, a second well-marked characteristics of later childhood is the ripening of the gregarious instinct. फिर से लिख लें, gregarious, gregarious, gregarious instinct, instinct, अकॉर्डिंग J.S. Ross। रास ने आगे भी लिखा है कि इस अवस्था में यह प्रवृत्ति अपने शुद्धतम रूप में पाई जाती है। शिशु की आत्म की भावना बालक में परार्थी होती है। संभवतः यही कारण है कि बालक इस समय एक बड़े संसार में विचरण करता है और अनुभव करता है। सामूहिकता की प्रबलता के व्यवहार के कारण ही बालक नैतिक मान्यताओं को, जो उसके आचरण को नियंत्रित करते हैं, उसको समझने लगता है। चौथा पॉइंट है नैतिकता और जनमत के प्रति विचार। वास्तव में सामाजिकता से नैतिकता प्रादुर्भूत होती है। यदि बालक समाज का कल्याण सोचेगा तो निसंदेह वह सामाजिक प्रथाओं को अवश्य धारण करेगा। इस प्रकार के विचारधारा करने के लिए नैतिकता जनमत से नियंत्रित होती है। अतः बालक समूह जीवन बिताने के लिए यह ध्यान रखता है कि उसे पास पड़ोस विद्यालय, पड़ोसी, सहपाठी, अध्यापक और समाज में अन्य लोग उसे उसके मत को पुष्ट करें और संबंध को बढ़ा करके उसको प्रोत्साहित करें। अगला है बहिर्मुखी भावना। 12 वर्ष की आयु तक व्यक्तित्व बन जाता है। इस संबंध में राष्ट्र ने लिखा है कि 10 या 11 वर्ष का बालक स्वाभाविक तौर पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है। अकॉर्डिंग J.S. Ross, in English, the body of 10 or 11 is naturally an extrovert. स्वभाव से शिशु अंतर्मुखी होता है। परिस्थिति भी उसे कुछ अपने आप के बारे में सोचने वाला बनाती है, लेकिन बालक अपने आसपास तथा विस्तृत जगत के वातावरण में आकर उसकी जांच करता है और वस्तुओं को जानने समझने की कोशिश करता है। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला हो जाता है। अगला पॉइंट है जीवन की वास्तविकता के प्रति झुकाव। छठा पॉइंट, रास महोदय लिखते हैं कि उसकी रुचि प्रमुखतया व्यवहारिक होती है। जो व्यक्ति बाह्य जगत में विचरण करेगा और जो विभिन्न चीजों के बारे में सूचनाएं और ज्ञान संग्रहण करेगा, वह निश्चय ही जानना चाहेगा कि जीवन की वास्तविकता क्या है। बालक की मानसिक क्षमताएं ज्यों ज्यों बढ़ती जाती हैं, उसमें प्रौढ़ता की भावना आती है
और उसे अनुभूति होती है कि उसका जीवन के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। यह झुकाव बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। 7वां पॉइंट है जिज्ञासा की तीव्रता। जिज्ञासा मानसिक परिपक्वता के कारण होती है। जैसे जैसे बालक की मानसिक शक्तियां बढ़ती हैं और परिपक्वता आती है, वैसे वैसे बालक जिज्ञास भी होता है। व्यापक पर्यावरण में आने पर विभिन्न वस्तुओं से संपर्क अवश्य होगा। मानव प्रकृति से उन्हें जानने की कोशिश करता है। रास ने लिखा है, अकॉर्डिंग रास, ही इज इंटेंशनली INTENSELY, he is intentionally curious, CURIOUS, as to how things work, and he picks up a mass of information on various topics, which is a matter of perpetual PERPETUAL surprise to his elders। इस कथन में दो बातें मालूम होती हैं। नंबर एक, किस प्रकार संसार की चीजें काम करती हैं, अर्थात वास्तविकता क्या है और इसके बारे में विचार क्या है। इसी को जानने के लिए बालक विभिन्न विषयों पर ढेर सारी सूचनाएं इकट्ठा करता है। दूसरी बात यह है कि जब बालक आत्मगौरव तथा आत्मसंतुष्टि के लिए यह कार्य करता है तो उसकी जिज्ञासा दिखाई देती है। इस प्रकार बालक की मानसिक प्रवणता प्रकट होती है। 8वां पॉइंट है अनुभवों की वृद्धि व संचय। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से प्रकट होता है कि 5 वर्ष के बाद से स्मरण शक्ति काम करने लगती है और जो जो अनुभव बालक करता है वह इस अवस्था में उसे याद रहते हैं। इस प्रकार परिस्थिति विशेष में पढ़ने पर वह अपने अतीत के अनुभवों को टटोलता है और सोच विचार के बाद उन्हें स्मरण करके लाभ उठाता है। अगला पॉइंट है 9वां, खेल तथा समूह में भाग लेना। रास का मत है कि बालक में इस अवस्था में, विशेषकर उत्तरार्ध में, एक तीव्र भावना पाई जाती है कि वह एक समूह का सदस्य है और उसके प्रति वह एक दायित्व रखता है जिससे नेता की आज्ञा अनुसार काम करना उसका कर्तव्य है। प्रायः यह भावना खेल और सामूहिक कार्यों में भाग लेने में प्रकट होती है। इस भावना के कारण वह क्लब या गोष्ठी का सदस्य बनता है। According Ross, he revels in outdoor activities, in games and in camping। इस प्रकार बालक खेल के मैदान में खेलता है, पार्क या खुली जगह में जाता है जहां दौड़ धूप वह करता है, परंतु अकेले नहीं, एक टोली बनाकर। अगला पॉइंट है संचय प्रवृत्ति का विकास। इस प्रवृत्ति का संबंध रुचि और आनंद से है। बालक को तस्वीरें, खिलौने, कैलेंडर, टिकट, डिब्बे, पुस्तकें, पत्रिकाएं इत्यादि इकट्ठा करने में कुछ आनंद मिलता है, कुछ दूसरों को ऐसा करते देखकर और कुछ अपने आप ही वह करता है। इसके अलावा ये ज्ञानार्जन के स्रोत भी बनते हैं। इस प्रकार से उसमें संचय प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। अगला पॉइंट 11वां, काम प्रवृत्ति का सुसुप्त होना। इस अवस्था में यद्यपि शारीरिक वृद्धि होती है, अंगों और इंद्रियों का विकास होता है, फिर भी बालक में कुछ अपरिपक्वता रह जाती है। यह अपरिपक्वता काम प्रवृत्ति संबंधी होती है। चूंकि प्रकृति के अनुसार यौन क्रिया में बालक आसक्त होता है, इस अवस्था में काम प्रवृत्ति सुसुप्त होती है। पितृ तथा मातृ विरोधी भावना ग्रंथियां भी इस अवस्था में नहीं पाई जाती। यद्यपि समलिंगीय भावना पाई जाती है, सामाजिकता की प्रवृत्ति में संभवतः यह प्रवृत्ति विलय हो जाती है। अगला पॉइंट है विविध कार्यों में लगना। चूंकि बालक बड़ा हो जाता है, इसलिए वह घर, स्कूल, समुदाय, पास पड़ोस, विविध प्रकार के कार्यों के प्रति वह आकर्षित होता है और उन कार्यों में लग करके, एकजुट होकर के वह उस कार्य को करने के लिए उद्यत होता है। अगला पॉइंट है 13वां, सूक्ष्म की अपेक्षा ठोस और व्यवहारिक कामों को करना। बालक सूक्ष्म कामों को करना कम पसंद करता है, लेकिन ठोस काम करने की रुचि उसमें पाई जाती है। फलस्वरूप
सामाजिक समारोहों का आयोजन, विद्यालयों में अभिनय नाटक आदि विभिन्न अवसरों पर सजावट, रामलीला में चौकियों की सजावट आदि में बालक काल्पनिक की अपेक्षा व्यवहारिक अधिक हो जाता है। 14वां पॉइंट है विभिन्नता और व्यापकता। चूंकि उम्र बढ़ती है इसलिए स्वाभाविक है कि बालक को विभिन्न प्रकार के अधिक मात्रा में अनुभव मिलेंगे। इस विचार से उसके अनुभवों का विकास होता है, उसकी रुचि बढ़ती है और उसका ज्ञान व्यापक हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताने की कोशिश किया। अब आप चर्चा करेंगे बाल्यावस्था और शिक्षा। बाल्यावस्था व्यक्ति के शैक्षिक जीवन की मध्य कड़ी है, जिसका संबंध एक ओर भूत की शैशवावस्था और दूसरी ओर भविष्य की किशोरावस्था से होती है। इसलिए इसमें भूत और भविष्य तथा साथ साथ वर्तमान की भी झलक दिखाई देती है। कहा गया है कि चाइल्डहुड रिफ्लेक्ट द पास्ट इन्फेंसी एंड द फ्यूचर एडोलेसेंस। इस विचार से शिक्षा की दृष्टि से इसका बहुत महत्व इस काल का होता है। इसका महत्व हम निम्न प्रकार से उद्धृत करेंगे। नंबर 1, उचित ढंग से विकास हो। शिक्षा और विकास समानार्थी माने जाते हैं, इसलिए माता पिता और अध्यापकों को उचित ढंग से व्यवहार और प्रयत्न करना चाहिए, जिससे बालकों का उचित ढंग से शारीरिक और मानसिक विकास हो। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक सारा विकास इसमें आता है। दूसरा है उचित वातावरण हो। मानसिक विकास के लिए सबसे पहले बालकों को उचित वातावरण और साधन प्रदान करना चाहिए। यह अवस्था विद्यालय जाने की है, इसलिए अच्छे विद्यालय में भेजना चाहिए। पुस्तकें, लिखने की सामग्रियां, लिखने पढ़ने की सुविधाएं आदि की सहायता की जानी चाहिए। तीसरा, जिज्ञासा शांत की जाए। इस काल में बालकों में जिज्ञासा अधिक पाई जाती है। उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का उचित उत्तर दे करके या उन्हें वस्तुएं प्रदान करके उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें निरीक्षण, भ्रमण, यात्रा और विभिन्न कार्यों की सुविधा दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट है उचित शिक्षा दी जाए। बालक की बुद्धि, तर्क और चिंतन के लिए पढ़ने, विचार विमर्श एवं समस्या हल करने के लिए परिस्थितियां प्रस्तुत की जाएं तथा यथा आवश्यकता निर्देशन एवं सहायता और सुझाव भी विद्यालय में और घर पर दिए जाएं। 5वां पॉइंट है अच्छा साहित्य हो। भाषा के विकास के लिए अच्छे बाल साहित्य प्रदान किए जाएं। वाद विवाद, संभाषण, कविता पाठ, कहानी प्रतियोगिता आदि में भाग लेने के लिए सुविधा और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 6वां पॉइंट है पौष्टिक भोजन। शारीरिक विकास के विचार से उसे मनकूल पौष्टिक भोजन दिया जाए। खेल और आराम की सुविधा रहे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित कुछ साधारण व्यायाम की भी व्यवस्था की जाए, जिससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगला पॉइंट है संवेगों का ध्यान। संवेगात्मक विकास के लिए उसकी मूल प्रवृत्तियों और संवेगों की ओर उचित ध्यान देना चाहिए। जिज्ञासा, रचना, सामूहिकता, संचय, आत्मगौरव जैसी मूल प्रवृत्तियां उसका मार्गांतरीकरण करती हैं। जिज्ञासा के लिए उसे खोजबीन की क्रियाओं में लगाया जाए। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास के लिए रचनात्मक कार्य जैसे कागज, दफ्ती, लकड़ी, मिट्टी के खिलौने या क्राफ्ट, गृह विज्ञान की शिक्षा आदि पर बल दिया जाना चाहिए। सामूहिकता के विकास के लिए विभिन्न गोष्ठियों में जैसे स्काउट, गाइड, खेल आदि में सम्मिलित करना आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। संचय प्रवृत्ति होने पर अच्छी वस्तुओं, पुस्तकों, ज्ञानवर्धक, अन्य प्राकृतिक वस्तुओं आदि का संग्रह कराया जाना चाहिए। 8वां
सामान्य प्रवृत्तियों का भी विकास। इसके अलावा सहानुभूति, संकेत और खेल की सामान्य प्रवृत्तियों का भी उचित ढंग से विकास होना चाहिए। गृह और विद्यालय दोनों में बालकों के प्रति सहानुभूति दिखाने की परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं, जैसे कमजोर बालकों को पढ़ाने की क्रिया है। कोई प्रश्न कमजोर बालक नहीं कर सकता तो उसे उसी कक्षा का तेज बालक समझा दे। विद्यालय में असहाय बालक निधि में दान देना भी इसी प्रकार की क्रिया है। संकेत का विकास प्रायः टोली के नेता और अभिभावक एवं अध्यापक की बातों को मानने में पाया जाता है, जिसका प्रयोग नित्य किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है संवेगात्मक शिक्षा। इस अवस्था में संवेगात्मक शिक्षा की जरूरत पड़ती है। बालक में प्रतियोगिता, प्रेम, द्वेष, घृणा, प्रसन्नता आदि संवेगों का विकास नियंत्रित किया जाए। इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान की जाएं, जिससे बालक सुखद संवेग प्राप्त कर प्रसन्नता का अनुभव करें। अगला पॉइंट उचित मूल्य एवं गुण। सामाजिक परिस्थितियों को ठीक रखकर उचित व्यवहार करके बालकों में संयम, स्वावलंबन, उत्तरदायित्व, विनम्रता, आज्ञा पालन, अनुशासन, विनयशील का गुण विकसित कराया जाना चाहिए। बालक में जातीय कट्टरता, धर्मांधता, अंधानुकरण, छल, द्वेषपूर्ण, अनैतिक व्यवहार न आने पावे, इसके ऊपर भी विशेषता ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है उचित प्रशिक्षण। समाज में विचरण करने वाले बालक नेता और अनुयायी रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इसका उचित प्रशिक्षण देकर शुरू से ही विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 12वां पॉइंट है सीखने की परिस्थिति। शिक्षा का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षालय के स्तर पर सीखने की परिस्थितियों को प्रदान करना है, जो ज्ञान, कुशलताओं और अवृत्तियों के विकास पर बल देते हैं। अकॉर्डिंग क्रो एंड क्रो के शब्दों में इन इंग्लिश वर्जन, one purpose of education on the elementary school level is to provide learning situations which place emphasis upon the development of knowledge, skill and attitudes. अगला पॉइंट है अनुकूल पाठ्यक्रम। शिक्षा का पाठ्यक्रम बाल्यावस्था की विशेषताओं और आवश्यकताओं के अनुकूल हो, विशेषकर ऐसा हो जो ज्ञान की वृद्धि करे और बालक को क्रियाशील बनाए। अगला पॉइंट है क्रियात्मक विधि। शिक्षा की विधि क्रियात्मक हो, ऐसा आधुनिक समय के शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। इसलिए प्रोजेक्ट, डाल्टन तथा बेसिक शिक्षा प्रणालियां क्रियाधारित हों। स्वानुभव एवं ह्यूरिस्टिक प्रणालियों से भी शिक्षा दी जाए तथा सही ढंग से उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। अगला पॉइंट है शिक्षक का उचित स्थान। बाल्यावस्था की शिक्षा में शिक्षक का महत्व बहुत होता है, इसलिए शिक्षक के आदर्श का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। निश्चय ही शिक्षक के आदर्श प्रभाव के कारण बालक का जीवन सुधर जाता है। इसलिए अध्यापक को संयमी, चरित्रवान, पढ़ा लिखा, सभ्य, शिष्ट व्यवहार करने वाला, सहानुभूति दिखाने वाला, उचित निर्देशन देने वाला होना चाहिए। अगला पॉइंट है लास्ट, यथार्थ जीवन की शिक्षा। बाल्यावस्था में जीवन की यथार्थता को आधार बनाकर शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह विचार जॉन डीवी और गांधी जी का था, जिनके प्रोजेक्ट और बेसिक योजना में जीवन के कार्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार से मैंने बाल्यावस्था में शिक्षा के महत्व पर मैंने प्रकाश डाला।